नमस्कार बच्चों, आज हम फिर मिले हैं और हमारा जो पाठ चल रहा है वो है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, माने प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। और इसमें हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था जीन उत्परिवर्तन के द्वारा होने वाले मानव रोग। आज हम भाई वो तो चल ही रहा है और हमने प्रभावी ऑटोसोमल रोग पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे इसमें अप्रभावी ऑटोसोमल प्रभावी ऑटोसोमल जीन उत्परिवर्तन के द्वारा होने वाले मानव रोग। अप्रभावी ऑटोसोमल जीन उत्परिवर्तन के द्वारा होने वाले मानव रोग। अप्रभावी, इसका याद है ना आपको? हम इस पे सवाल भी करेंगे, प्रश्न भी करेंगे। अगर इसमें ऐसा कोई जीव होता है बड़ा ए, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो, वो होता है सामान्य। ठीक है। अगर कोई होता है बड़ा ए छोटा ए, वो होता है वाहक, माने कैरियर। और ये जो वाहक होते हैं ये समलक्षणीय रूप से तो सामान्य होते हैं, इनमें कोई रोग के लक्षण नहीं होते। सामान्य माने नॉर्मल, वाहक माने कैरियर। और ये कब रोगी होते हैं? जब छोटा ए होता है, इस अवस्था में ये रोगी होते हैं, माने डिजीज। तो इस श्रेणी में हम कितने रोग पढ़ेंगे? 10 रोग। देखिए ध्यान से, मैं बहुत ज्यादा आपको बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, आपको नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला जो रोग है इस श्रेणी में वो है एलकेप्टोनूरिया। एलकेप्टोन्यूरिया। बेटा ये जो एलकेप्टोनूरिया रोग है, इसकी खोज सबसे पहले की थी गैरॉड नामक वैज्ञानिक ने। किसने? गैरॉड ने। और गैरॉड पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने किसी भी जीन उत्परिवर्तन को रोग के साथ उसका संबंध स्थापित किया था। यह सबसे पहला खोजा गया जन्मजात उपापचयी असमानता है, फर्स्ट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और ये ऑटोसोमल अप्रभावी रोग है। वो तो हमारा शीर्षक ही है ना। अब होता क्या है, हमारे शरीर में बहुत तरीके के अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है। जैसे आपको पता है 20 अमीनो अम्ल जो होते हैं वो तो प्रोटीन्स बनाते हैं, तो उनको प्रोटीन अमीनो अम्ल कहते हैं। जैसे ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, हिस्टिडीन, प्रोलीन, ग्लूटामीन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पराजीन, एस्पार्टिक एसिड, याद है ना आपको? ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ऐसे 20 होते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 20 ही अमीनो अम्ल हो। हमारी काया में 20 से अधिक अमीनो अम्ल भी पाए जाते हैं और उनको हम कहते हैं व्युत्पन्न अमीनो अम्ल या नॉन प्रोटीन अमीनो अम्ल। वो प्रोटीन्स नहीं बनाते लेकिन उनकी हमारे काया में और आवश्यकताएं होती हैं। तो ऐसा ही एक अमीनो अम्ल हमारी काया में पाया जाता है जिसका नाम होता है होमोजेंटिसिक अम्ल। क्या नाम होता है? होमोजेंटिसिक अम्ल। बेटा ये जो होमोजेंटिसिक अम्ल होता है ये हमेशा सरल अमीनो अम्लों में टूटता रहता है। तो देखिए इधर, सरल अमीनो अम्ल, और ये इसको सरल अमीनो अम्लों में टूटने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है और उस एंजाइम का नाम होता है ऑक्सीडेज। क्या नाम होता है? ऑक्सीडेज।
और आपने पढ़ा है एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना, जिसको अंग्रेजी में वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस कहते हैं। और वो परिकल्पना किसने दी थी? बीडल और टेटम ने। उन्होंने कहा था एक जीन माने डीएनए का टुकड़ा, पहले अनुलेखन करके एमआरएनए बनाता है और फिर वो एमआरएनए से अनुवादन करके प्रोटीन्स बनाता है। तो एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन। तो इस ऑक्सीडेज एंजाइम के लिए एक जीन उत्तरदायी होता है। तो मैंने यहां पर ये जीन लिखा है। जीन क्या बनाता है? एंजाइम। ये जीन प्रदर्शन करेगा तो ऑक्सीडेज एंजाइम बनेगा। ऑक्सीडेज एंजाइम बनेगा तो होमोजेंटिसिक अम्ल सरल अमीनो अम्लों में टूट जाएंगे, ठीक है, और ये काम चलेगा। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? जीन उत्परिवर्तन। ये जो जीन है ये ऑटोसोमल अप्रभावी जीन है। अगर इसमें उत्परिवर्तन हुआ तो ये ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं बनेगा, और अगर ये ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं बनेगा तो होमोजेंटिसिक अम्ल सरल अमीनो अम्ल में नहीं टूटेगा। और इस होमोजेंटिसिक अम्ल का एक और नाम होता है, इसको कहते हैं एल कैप्टोन। क्या कहते हैं? एल कैप्टोन। तो ये अगर उसमें नहीं टूटेगा तो इस अमीनो अम्ल की सांद्रता हमारे शरीर में बढ़ जाएगी, हमारी काया में बढ़ जाएगी, और क्या होगा? ये हमारे मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाएगा। तो मूत्र में एल्केप्टोन का बढ़ना क्या कहलाता है? एल्केप्टोनूरिया। अब आया समझ में? अब समझ में आया? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि होमोजेंटिसिक अम्ल किस किस अमीनो अम्लों से बनता है, ये बनता है फिनाइल एलानीन, और फिनाइल एलानीन क्या है? एरोमेटिक अमीनो अम्ल है, और टायरोसिन अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। और ये कहां पर बनता है? ये बनता है लीवर में, यानी यकृत में। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये होमोजेंटिसिक अम्ल सरल अमीनो अम्लों में नहीं टूटता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे रक्त में और इसके कारण हमारे मूत्र में एल्केप्टोन या होमोजेंटिसिक अम्ल की सांद्रता बढ़ जाती है, और इस रोग को कहते हैं एल्केप्टोनूरिया। यूरिया मतलब यूरिन के साथ बाहर निकले मूत्र का तो यूरिया, तो एल्केप्टोनूरिया। इस एल्केप्टोनूरिया को एक और नाम से जानते हैं, इसको काला मूत्र रोग भी कहते हैं। काला मूत्र रोग माने ब्लैक यूरिन डिजीज। क्या कहते हैं बेटा? ब्लैक यूरिन डिजीज माने काला मूत्र रोग। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे रोगी के मूत्र को हम आधा घंटा यानी कि 30 मिनट अगर वातावरण में छोड़ दें, हवा में छोड़ दें, तो ये जो मूत्र है ये काला पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि होमोजेंटिसिक अम्ल का ऑक्सीकरण हो जाता है, इसलिए इसको काला मूत्र कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए इसमें सबसे ज्यादा किन शरीर के भागों पर प्रभाव पड़ता है, तो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले ऊतक होते हैं, आप लिख लीजिए कंडरा, कार्टिलेजेस। फिर जो जोड़ होते हैं, जोड़ के कैप्सूल ऑफ जॉइंट्स। फिर जो स्नायु होते हैं, लिगामेंट जो होते हैं, और टेंडन्स। तो जितने भी कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट्स और कैप्सूल ऑफ जॉइंट, ये सारे जो हैं ये इससे प्रभावित होते हैं, और इससे ना गठिया भी हो सकता है, दूसरे नुकसान भी हो सकते हैं। तो ये सब इसके क्या हैं? ये सब इसके लक्षण हैं। तो ये कौन सा रोग है? ये है एल्केप्टोनूरिया। इसी श्रेणी का दूसरा रोग है, उसका नाम है फिनाइल कीटोनूरिया। नंबर 2 फिनाइल कीटोन्यूरिया माने फिनाइल कीटोनूरिया, और इसको छोटे रूप में आप PKU लिखते हो, PKU। ये जो रोग है इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे फॉलिंग। और फॉलिंग ने किस सन में इस रोग की खोज की थी? वो की थी मेरे हिसाब से 1934 में। तो इस रोग में क्या होता है? ये भी जन्मजात रोग है,
ऑटोसोमल अप्रभावी है और ये भी उपापचयी असमानता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। हमारे शरीर में एक जटिल अमीनो अम्ल है जिसका नाम है फिनाइल एलानीन। तो फिनाइल एलानीन, तो ये जो फिनाइल एलानीन है ये हमेशा सरल अमीनो अम्ल में टूटता है और उस सरल अमीनो अम्ल का नाम है टायरोसिन। है तो दोनों एरोमेटिक ही, टायरोसिन इसमें टूटता है और इसमें टूटने के लिए जो यहाँ पर एंजाइम चाहिए होता है उसका नाम है फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। और इस जीन के लिए, इस एंजाइम के लिए एक जीन उत्तरदायी होता है, जीन। ठीक है, तो ये फिनाइल एलानीन टायरोसिन में बदलता है और इसके लिए एंजाइम है फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। ये जो जीन है अगर इसमें उत्परिवर्तन हो जाए तो ये एंजाइम नहीं बनता, ये एंजाइम नहीं बनता तो फिनाइल एलानीन टायरोसिन में नहीं टूटता, और ये टायरोसिन में नहीं टूटता तो हमारे रक्त में फिनाइल एलानीन की जो सांद्रता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये मूत्र के साथ उत्सर्जित होने लग जाता है। इसलिए इसका नाम है फिनाइल कीटोनूरिया। क्या है? फिनाइल कीटोनूरिया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिनाइल कीटोनूरिया का जो जीन है वो कौन से गुणसूत्र पर पाया जाता है, तो यहाँ पे मैं एरो बनाकर लिख रहा हूं गुणसूत्र संख्या 12। इसका जो जीन होता है वो 12वें गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। तो आपकी जो सारी बातें हैं वो इसी चित्र में, इसी आरेख में पूरी हो गई हैं। ठीक है, अब ये जो काम होता है फिनाइल एलानीन जो टायरोसिन में बदलता है, ये कहाँ पर होता है? ये होता है यकृत में। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है यकृत, ताकि आपके सारे सवाल जो हैं, सारे प्रश्न इसी आरेख से पूरे हो जाए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें फिनाइल एलानीन और जो फिनाइल एलानीन से संबंधित जो तत्व हैं, जैसे फिनाइल एलानीन पायरुविक अम्ल जैसे और तत्व हैं, जैसे फिनाइल एसीटेट, फिनाइल ग्लूटामीन, फिनाइल लैक्टेट, उन सब की सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है, और वो मूत्र में उत्सर्जित होने लग जाते हैं। इसके लक्षण आप लिख लीजिए। मानसिक विकार, इसमें बहुत ज़्यादा मानसिक विकार हो जाता है। इसमें हमारे नहीं, जिसको होता है, बच्चों के बालों में और त्वचा में वर्णक कम हो जाता है, मतलब बाल जो है वो सलेटी से काले नहीं रहते, ग्रे से बाल हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसमें त्वचा की एलर्जी हो जाती है जिसको एक्जिमा कहते हैं, और त्वचा में बालों में और मूत्र में से ऐसी दुर्गंध आती है जैसे मरे हुए चूहे की हो। ठीक है, चूहे जैसी बदबू आती है। ठीक है, अगर इसका उपचार नहीं किया जाए तो लगभग 1/3 बच्चे वो चल नहीं पाते और 2/3 बच्चे बोलने में असक्षम होते हैं, बोल नहीं पाते। तो इसलिए इसको वॉक एंड टॉक डिसऑर्डर भी कहते हैं, ना चल पाना ना बोल पाना। तो क्या है, 1/3 बच्चे चल नहीं सकते, 2/3 बच्चे बोल नहीं सकते, तो इसको आप कहते हैं फिनाइल कीटोनूरिया। समझ में आया? अब तीसरा जो रोग है इस श्रेणी में वो है क्या? रंजकहीनता, माने एल्बिनिज्म। रंजकहीनता माने एल्बिनिज्म। रंजकहीनता का मतलब होता है जब हमारे त्वचा में मेलानिन वर्णक ही ना हो। ये भी एक ऑटोसोमल अप्रभावी आनुवांशिक जन्मजात उपापचयी असमानता है। और हमारे शरीर में, मैंने आपको बताया था, बहुत सारे व्युत्पन्न अमीनो अम्ल भी होते हैं। जैसे यहाँ पर जो हम व्युत्पन्न अमीनो अम्ल लिखेंगे उसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानीन। डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल
डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानीन। और बेटा ये जो डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानीन है, ये इसका छोटे रूप में लिखते हैं डोपा, डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानीन। ये जो है ये बदलता रहता है एक अमीनो अम्ल में जिसका नाम नहीं, एक प्रोटीन में जिसका नाम है मेलानिन। मेलानिन ये असल में हमारे त्वचा का वर्णक होता है। क्या होता है? त्वचा का वर्णक। और यहां पर जो एंजाइम जरूरी होता है उसका नाम होता है टायरोसिनेज, और इसके लिए एक जीन उत्तरदायी होता है, जीन। तो इस जीन में अगर उत्परिवर्तन हुआ तो ये एंजाइम नहीं बनेगा, ये एंजाइम नहीं बनेगा, तो ये जो डोपा है ये मेलानिन वर्णक नहीं बनाएगा। और अगर ये मेलानिन वर्णक नहीं बनाएगा तो हमारे रक्त में डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानीन तो ज़्यादा होएगी, लेकिन मेलानिन नहीं बनेगा। और मेलानिन अगर नहीं बनेगा, मेलानिन क्या देता है? मेलानिन हमारी त्वचा में रंग देता है, त्वचा में रंग। तो अगर मेलानिन नहीं बनेगा तो हमारी त्वचा में रंग ही नहीं आएगा, तो हम कहलाएंगे रंजकहीन। ठीक है, जिस बच्चे को ये होगा उसको रंजकहीन कहेंगे। ठीक, तो ये टायरोसिनेज एंजाइम के जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। और जो रंजकहीन होते हैं उनको अंग्रेजी में एल्बिनो कहते हैं। और इसमें जो जीन उत्तरदायी होता है वो कौन से गुणसूत्र पर होता है? वो 2 गुणसूत्रों पर होते हैं, 11 और 15। क्योंकि त्वचा में, मैंने आपको पढ़ाया, त्वचा में रंग देने के लिए 3 जीन उत्तरदायी होते हैं, तो 11 और 15 पर उपस्थित होते हैं, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो जो रंजकहीन होते हैं उनमें मेलानिन वर्णक नहीं पाया जाता, त्वचा में, बालों में और आंखों की पुतली में, माने आइरिस में। इन लोगों में देखने की क्षमता कम होती है, जैसे जैसे धूप निकलती है वैसे वैसे इनको दिखना कम हो जाता है। इसलिए अगर आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे वो आंखों पे हमेशा काला चश्मा लगा के रखते हैं ताकि उनके धूप के कारण उनके दृष्टि में फर्क ना पड़े और वो देख सकें। लेकिन ये सामान्य जीवन जी सकते हैं, मतलब जननिक रूप से ये सामान्य होते हैं, ये उर्वर होते हैं, संतानों को जन्म दे सकते हैं, बाकी इनमें कोई कमी नहीं होती, बस इनकी दृष्टि जो होती है वो कमजोर होती है और ज्यादा प्रकाश के साथ ये देखने में असक्षम होते हैं। इसलिए हिंदी में इन बच्चों को सूरजमुखी भी कहते हैं। आपने देखे होंगे हर एक स्कूल में एक आध बच्चा ऐसा मिल जाता है, ये दूध की तरह सफेद चिट्टे होते हैं, बहुत गोरे होते हैं, और इनकी ये भौएं, ये आंखों की ये सब, ये पलकें, ये सब सुनहरे या सफेद रंग की होती है, और बाल भी सारे सुनहरे होते हैं, और त्वचा का रंग एकदम सफेद पड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो बेटा ये है आपके 3 रोग। अच्छा, रोग संख्या पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही अमीनो अम्ल के उपापचयन में त्रुटि के कारण होती हैं। इम्प्रॉपर अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, यहाँ भी अमीनो अम्ल है, यहाँ पर भी अमीनो अम्ल है, और यहाँ पर भी अमीनो अम्ल है। जल्दी बोलिए हाँ या ना, समझ में आ रहा है? अब हम चौथे रोग की तरफ चलते हैं, और चौथे रोग का नाम है टे-साक्स रोग। नंबर 4, टे-साक्स रोग, माने टे-साक्स डिजीज। इसको आप छोटे रूप में TSD भी कहते हैं, टे-साक्स डिजीज। और बेटा ये जो रोग है ना, ये 2 अलग अलग वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से खोजा था। एक तो थे वारन टे, अपने आप लिख लेना, तो उससे टे, वारन टे, और दूसरे थे बर्नार्ड साक्स। तो इनका हमने क्या किया, बाद वाला सरनेम ले लिया है और इसका नाम बना दिया टे-साक्स डिजीज। तो वॉरेन टे ने तो इसे खोजा था, और बर्नार्ड साक ने इसके जो विवरण है, जो लक्षण है, उनको समझाया था। ठीक है, इसका एक और नाम है, जो नवजात शिशु होते हैं उनमें होता है, और ये एक प्रकार की बुद्धिहीनता है।
बुद्धिहीनता का मतलब है मंद बुद्धि होना, इसलिए इसको अंग्रेजी में एक और नाम से जानते हैं, इन्फेंटाइल एमोरोटिक ईडियोसी। क्या कहते हैं इसको? इन्फेंटाइल एमोरेटिक ईडियोसी। ईडियोसी का मतलब आपको पता है, मैंने आपको उसमें पढ़ाया था डाउन सिंड्रोम में। ईडियोसी का मतलब बुद्धिहीनता, एमोरेटिक मतलब तंत्रिका तंत्र से संबंधित, और इन्फेंटाइल मतलब नवजात शिशुओं की। ठीक है, तो इस रोग में क्या होता है? अच्छा, ऐसे होता क्या है कि इसमें जो रोगी बच्चे पैदा होते हैं वो उनका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, वो गड़बड़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी तंत्रिकाओं में एक वसीय तत्व का जमाव हो जाता है जिसका नाम है स्पिंगोलिपिड। क्या नाम है? स्पिंगोलिपिड। तो असल में क्या होता है हमारे शरीर में, मैं लिख देता हूं, हमारी तंत्रिकाओं में जो स्पिंगोलिपिड होते हैं, स्पिंगोलिपिड, वो सरल तत्वों में टूटते हैं। सरल तत्वों में, और इनको टूटने के लिए जो एंजाइम उत्तरदायी होता है उस एंजाइम का नाम है बीटा डी एन एसिटिल हेक्सोज अमीनिडेज। बीटा डी एन, ये आपको नाम याद रखना है, बीटा डी एन एसिटिल हेक्सोज एमिनिडेज। बीटा डी एन हेक्सोज एमिनिडेज। तो ये जो एंजाइम है ये, और इसके लिए क्या उत्तरदायी होगा? इसके लिए उत्तरदायी होगा एक जीन। तो इस जीन में, ये जीन ऑटोसोमल अप्रभावी होता है, ये जीन नहीं, इसमें उत्परिवर्तन होगा तो बीटा डी एसिटाइल हेक्सोजामिनिडेज नहीं बनेगा। ये नहीं बनेगा तो स्पिंगोलिपिड जो है वो सरल तत्वों में नहीं टूटेगा, और ये जो स्पिंगोलिपिड है फिर ये तंत्रिका कोशिकाओं में क्या हो जाएगा? जम जाएगा। तंत्रिका कोशिकाओं में जमाव। ठीक है, अब इससे क्या होगा? तंत्रिका कोशिकाओं में जमाव होगा तो जो तंत्रिकाएं हैं वो अपना कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस पे तो वसा जमा हुआ है ना, तो उसमें जो संदेश हैं उनका संचारण जो है वो बाधित हो जाएगा। अब ये जो एंजाइम है ये दो रूपों में पाया जाता है, ए रूप और बी रूप। तो इसमें कौन से वाला नहीं बनता? बी रूप। बी रूप वाले जीन में उत्परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जो बच्चे इस रोग के साथ पैदा होते हैं वो दिखने में तो सामान्य होते हैं, बस जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनके मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क में क्या होता है? उसका ह्रास होता जाता है, और कुछ महीनों में, जैसे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में उनके अंदर आपको कमियां दिखाई देने लग जाती हैं। और इसके लक्षण क्या होते हैं? जो बच्चे होते हैं वो मानसिक विकार से ग्रसित होते हैं, इसलिए उसमें ये होता है जन्मजात मानसिक बुद्धिहीनता। ठीक है, तो उनमें, और धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उनमें पक्षाघात, एक तरीके से शरीर के अंग जो होते हैं वो खराब होने लगते हैं, और जो बच्चे हैं वो 3 से 4 वर्ष की आयु के बीच उनकी मृत्यु हो सकती है। इस रोग का कोई भी इलाज संभव नहीं है, इसलिए अभी तक इसके कोई भी बचे हुए बच्चे नहीं हैं जिनको हम उनका अध्ययन कर सकें। ठीक है, तो 3-4 साल के अंदर ज्यादातर बच्चे तो 6, 7, 8 महीने में मर जाते हैं। ठीक, तो ये है आपका टे साक्स रोग। इसी श्रेणी में जो 5वां रोग है वो है गॉचर्स रोग, नंबर 5। गॉचर्स रोग माने गॉचर्स डिजीज।
तो गॉचर्स रोग में क्या होता है, गॉचर्स रोग में भी ये एक तरीके का वसा से संबंधित रोग है। इसमें एक वसीय तत्व है जिसका नाम है सेरिब्रोसाइट, ठीक है। तो इसका जो संश्लेषण, इसका जो विघटन है, जो टूटना है, वो प्रभावित हो जाता है। तो ये सेरिब्रोसाइट जो है ये टूटता नहीं है, तो मैं यहां लिख देता हूं सेरिब्रोसाइट। ये सरल तत्वों में नहीं टूटता है, ठीक है। तो सेरिब्रोसाइट सरल तत्वों में नहीं टूटता है, इसका मतलब सेरिब्रोसाइट को जो तोड़ने वाला जो एंजाइम है, उसका जो जीन है वो उत्परिवर्तित हो जाता है, और ये जीन ऑटोसोमल अप्रभावी होता है, ठीक है। और जो इसमें एंजाइम चाहिए होता है उसका नाम होता है ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज, ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज। और इसके लिए एक जीन उत्तरदायी होता है। इस जीन में उत्परिवर्तन होता है, ये एंजाइम नहीं बनता, ये एंजाइम नहीं बनता, तो सेरिब्रोसाइट सरल तत्वों में जो है वो नहीं टूटता। तो ये जो सेरिब्रोसाइट है ये एक प्रकार का स्पिंगोलिपिड ही है, यहां लिख देते हैं एक प्रकार का स्पिंगोलिपिड। ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का स्पिंगोलिपिड है। और ये जो एंजाइम है आपका, ये कहां पर बनता है, ये बनता है हमारी कोशिकाओं के लयन कायों में, माने लाइसोसोम्स में, ठीक। तो इसमें इसके मुख्य लक्षण क्या है, जो हमारी प्लीहा है, स्प्लीन है, और जो यकृत है माने लिवर है, उसमें सूजन आ जाती है, वो आकार में बढ़ जाते हैं। और हमारे हाथों पैरों की जो हड्डियां हैं, जैसे फीमर है, ह्यूमरस है, टिबिया फिब्युला है, रेडियस अल्ना है, उसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाती है। तो जब हड्डियों की लंबाई बढ़ेगी तो आपके जोड़ प्रभावित हो गए, ये हड्डी लंबी हो गई, ये हड्डी लंबी हो गई, तो हाथ मुड़ेगा नहीं, ऐसे करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है गॉचर्स रोग। तो बेटा हमने देखिए इधर जो आपका एल्केप्टोनूरिया था, फिनाइलकीटोनूरिया था और रंजकहीनता थे, ये सब किसके कारण थे, अमीनो अम्ल के उपापचयन में त्रुटि होने के कारण, गड़बड़ी के कारण। लेकिन टे साक्स रोग और गॉचर्स रोग किसके कारण है, वसा या लिपिड्स के उपापचयन में गड़बड़ी के कारण। समझ में आया। अब जो आपका छठा रोग है वो है क्या, हस्याकार रुधिराणु अनीमिया, ठीक, या दात्र कोशिका सिकल सेल अनीमिया। देखिए नंबर 6, हस्याकार रुधिराणु एनीमिया माने सिकल सेल एनीमिया। ये भी एक ऑटोसोमल अप्रभावी जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। और जो इसमें रोगी होते हैं, देखो अच्छा ये हीमोग्लोबिन की गड़बड़ी के कारण है। असल में अगर किसी आप सामान्य मनुष्य को बनाएंगे जो सामान्य है, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, तो उसमें हीमोग्लोबिन ऐसे, ये सामान्य रूप में ऐसे प्रदर्शित होगा। अगर कोई वाहक है, वाहक, तो उसको आप कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, HbA HbS। और अगर कोई है रोगी तो आप उसको कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, उसको आप प्रदर्शित करेंगे HbS HbS के द्वारा। तो इस रोग में एक असमान हीमोग्लोबिन बन जाता है जिसको हीमोग्लोबिन S कहते हैं। तो ये रोग के लक्षण दिखाते हैं, ये रोगी होते हैं।
लेकिन जो वाहक होते हैं उनमें भी इसके कभी कभी लक्षण कब दिखाई देते हैं, जब शरीर को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती, या तो बहुत ज़्यादा परिश्रम करने में, या बहुत ज़्यादा व्यायाम करने में, बहुत ज़्यादा तेज तेज व्यायाम करने से, या फिर जिम करने से, या फिर उच्च तुंगता पर, ऊंचाइयों पर, पहाड़ों पर जहां ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, अब ये जो हस्याकार रुधिराणु अनीमिया है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है हीमोग्लोबिन में ऐसे लिख रहा हूं HB, हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला। हीमोग्लोबिन आपको पता है इसकी चतुर्थक संरचना होती है ना, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जिसमें 2 अल्फा श्रृंखलाएं होती हैं, 2 बीटा होती हैं। हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला का छठा अमीनो अम्ल वो कौन सा होता है? वो होता है ग्लूटामिक अम्ल। इस ग्लूटामिक अम्ल में उत्परिवर्तन हो जाता है और ये क्या बना लेता है? ये बना लेता है वैलीन। ठीक है, तो ये जो उत्परिवर्तन है इसके कारण ये असमान हीमोग्लोबिन बनता है, जिसको HbS कहकर बुलाते हैं। एस का मतलब सिकल सेल। और इस रोग में क्या होता है आपको तो अच्छे से पता है, जो आरबीसीज की आकृति होती है वो होती है अंडाकार, इस तरह की होती है। लेकिन जब इसमें उत्परिवर्तन होता है तो ये कैसे बन जाता है? हसियाकार या चंद्राकार। तो आरबीसी जब, जो आपकी लाल रुधिर कोशिका है, जब ये परिपक्व होती हैं तो इसमें से केंद्रक और सारे कोशिकांग जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं, वो विलुप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ताकि उसके लिए उसको ज़्यादा सतह क्षेत्रफल मिल पाए। तो लेकिन जब इसकी आकृति ऐसी हो जाती है तो ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो बाधित हो जाता है, रोगी को घुटन होती है, जब वो सांस नहीं ले पाता, ऑक्सीजन उसके ऊतकों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। समझ में आया? ये मैंने आपको बहुत अच्छे से और बहुत सरल तरीके से हस्याकार रुधिराणु एनीमिया बताया है। ठीक है, अब इसमें जो रोगी होता है उसको बहुत कमजोरी महसूस होती है, सांस लेने में परेशानी होती है, और ये जो जीन होता है ये कौन से गुणसूत्र पर पाया जाता है? ये पाया जाता है गुणसूत्र संख्या 11 पर। जीन जो होता है ये जो उत्परिवर्तित होता है ये गुणसूत्र नंबर 11 पर उपस्थित होता है। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें रक्त का परिवहन माने ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की उपलब्धता, ये इसमें बाधा होती है। जो प्लीहा, स्प्लीन होता है और जो मस्तिष्क होता है उसको नुकसान पहुंचता है, क्योंकि मस्तिष्क तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो नुकसान होगा। रोगी को बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, और जो इस तरह के जो रोगी उत्पन्न होते हैं उनकी जन्म लेते टाइम या जन्म लेने से पहले ही मृत्यु हो जाती है, क्योंकि आरबीसी जो है, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, उनका ह्रास हो जाता है। ठीक है, फिर अब एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों के अंदर ये वाली अवस्था होती है, इन लोगों को मलेरिया नहीं होता, क्योंकि जो इनके आरबीसी होते हैं उनका जो आकार होता है वो ऑक्सीजन की कमी से ऐसा होता है, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। लेकिन जो मलेरिया को फैलाने वाला वाहक है, जो प्लाज्मोडियम है, वो आरबीसी पर, लाल रक्त कोशिकाओं पर इसलिए आक्रमण करता है क्योंकि इसका सतह क्षेत्रफल ज्यादा है, ताकि प्लाज्मोडियम की जो जीवन चक्र है वो उसमें आराम से चल पाए। भाई आपको तो अच्छे से पता है प्लाज्मोडियम की जीवन चक्र की कुछ अवस्थाएं होती हैं, ट्रोफोजोइट, शाइजोंट अवस्थाएं, वो सब चल सके उसके लिए सतह क्षेत्रफल ज्यादा चाहिए। लेकिन जब आकृति ऐसी टिमटिमाती रहती है तो इसमें ये जो है इसकी प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र नहीं चल पाता। तो दक्षिण अफ्रीका में जहां पर ये मलेरिया के ये हस्याकार रुधिराणु अनीमिया के वाहक पाए जाते हैं,
उन लोगों को मलेरिया का संक्रमण नहीं होता, तो वो मलेरिया से बचे रहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, ठीक है। जब एक ही जीन के एक से ज्यादा व्यवहार होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं प्लियोट्रॉपी, है ना, बहुप्रभाविता, उसमें भी मैंने पढ़ाया था। तो ये है हस्याकार रुधिराणु अनीमिया, और ये हीमोग्लोबिन जीन, एक ही जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। तो ये कैसा रोग है, ये गुणात्मक असमानता है, गुणात्मक, हीमोग्लोबिन की गुणात्मक असमानता, माने क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। क्या है ये, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। तो ये छठा रोग हो गया। सातवां रोग जो है उसका नाम है थैलेसीमिया। बेटा थैलेसीमिया का तो आपने टीवी पर भी जो ये प्रायोजक आते हैं, एडवर्टीजमेंट आते हैं, इसमें देखा हुआ है। एक छोटी सी बच्ची एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है, वहाँ उसके सामने कोई एक और एक लड़का आता है, वो उसको कहती है कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उसको थैलेसीमिया होता है लड़की को, और उसे कोई ना कोई जो अपना रक्त है वो दान करता रहता है। याद आया वो एडवर्टीजमेंट। तो थैलेसीमिया में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन की श्रृंखलाएं होती हैं उन वो बन नहीं पाती। तो थैलेसीमिया, अब ये जो थैलेसीमिया होता है ये भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है आपका अल्फा थैलेसीमिया, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, और दूसरा होता है आपका बीटा थैलेसीमिया। भाई जाहिर सी बात है, अल्फा थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन की अल्फा श्रृंखलाएं नहीं बनती, बीटा थैलेसीमिया में बीटा श्रृंखलाएं नहीं बनती। जो अल्फा थैलेसीमिया है उसका जो जीन है वो कौन से गुणसूत्र पर पाया जाता है, 11वें पर। तो इसका जो जीन है वो गुणसूत्र संख्या 11 पर होता है, और बीटा थैलेसीमिया के दो जीन्स होते हैं, वो गुणसूत्र संख्या 16 पर पाए जाते हैं। इसमें दो जीन्स, गुणसूत्र संख्या 16 पर। अगर एक ही जीन खराब होता है तो उसको, बीटा थैलेसीमिया में दो जीन्स होते हैं ना, अगर एक ही खराब होता है तो उसको कहते हैं बीटा थैलेसीमिया माइनर। माइनर मतलब छोटा, तो ऐसे लिख रहा हूं, बीटा थैलेसीमिया माइनर, लघु, लघु, या फिर बीटा थैलेसीमिया मेजर। मेजर माने वृहद। और ये जो बीटा थैलेसीमिया मेजर है, इसको एक वैज्ञानिक ने खोजा था जिनका नाम था कूली, इसलिए इसको कूली का एनीमिया भी कहते हैं, कूली का एनीमिया, माने कूलीज एनीमिया। आपको याद रहेगा, इसमें एक ही जीन त्रुटिपूर्ण होता है, इसमें दोनों जीन त्रुटिपूर्ण होते हैं, ठीक है। अब ये जो अल्फा थैलेसीमिया है ये बहुत कम लोगों को होता है और ये इतना घातक भी नहीं होता, लेकिन बीटा थैलेसीमिया घातक होता है। उसमें से भी बीटा थैलेसीमिया मेजर ज्यादा घातक होता है, ठीक है। अब ये जो थैलेसीमिया है ये हीमोग्लोबिन की क्या है, मात्रात्मक, मात्रात्मक असमानता है, माने क्वांटिटेटिव, क्योंकि अल्फा नहीं बना, एक अल्फा श्रृंखला में गड़बड़ हुई तो एक श्रृंखला नहीं बनी। अल्फा श्रृंखला दो होती हैं, वो ज्यादा घातक है। फिर बीटा भी दो होती हैं, उसमें से भी एक जीन खराब हुआ या दो जीन, तो संख्यात्मक है। जितनी ज्यादा संख्या में जीन खराब होंगे उतना ज्यादा भयावह ये रोग होगा, माने क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। तो बेटा रोग संख्या 6 और 7 माने हस्याकार रुधिराणु अनीमिया और थैलेसीमिया, ये कैसे रोग हैं दोनों, ये हैं हीमोग्लोबिन की उपापचयन में गड़बड़ी के कारण। जल्दी बोलिए हाँ या ना। तो
सुनिए इधर, आपके हो गए कितने रोग, आपके हो गए 7 रोग, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 8, 9, 10। तो ऐसा करते हैं, इधर इधर आइए, 8 और 9 जो हैं हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। इसमें तो आपको कुछ लिखना नहीं है। 8वां जो रोग है वो है एनोफ्थेल्मिया। एनोफ्थेल्मिया, बेटा ये आप अपने आप लिख लीजिए। एनोफ्थेल्मिया का मतलब होता है जन्म से नेत्रों की अनुपस्थिति, जन्म से उस बच्चे में आंखें ही नहीं होंगी, ठीक है। दूसरा नंबर 9 होता है, इसको आप कहते हैं विल्सन का रोग, माने विल्सन्स डिजीज। हमारे शरीर में जब कॉपर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो कॉपर का विघटन करने वाले एंजाइम का जीन उत्परिवर्तन हो जाता है। तो कॉपर जो है वो टूटता नहीं है, मतलब उपापचय नहीं होता, तो कॉपर की सांद्रता हमारे शरीर में बढ़ जाती है और यकृत में जमा हो जाता है, मस्तिष्क में जमा हो जाता है और नेत्रों में जमा हो जाएगा तो हमें देखने में दिक्कत होगी, मस्तिष्क में जमा हो जाएगा तो हमारे में सोचने की दिक्कत होगी। तो इस रोग में यकृत, नेत्रों में और मस्तिष्क में कॉपर का जमाव हो जाता है। तो यह है विल्सन का रोग। और 10वां जो रोग है सॉरी, वो है पुटीय रेशमयता। पुटीय रेशमयता माने सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये जो आपका पुटीय रेशमयता है, ये भी क्या है, ये भी एक ऑटोसोमल अप्रभावी जीन उत्परिवर्तन है। और इसका जो जीन है वो कौन से गुणसूत्र पर होता है, ये होता है गुणसूत्र संख्या 7 पर। गुणसूत्र संख्या 7 पर इसका जीन होता है और इसका कारण होता है क्लोराइड आयन परिवहन की असफलता। हमारे शरीर के अंदर क्लोराइड, ये मैंने आपको पढ़ाया था किसमें, क्लोराइड शिफ्ट पढ़ाई थी श्वसन वाले पाठ में, हैम्बर्गर्स क्रिया, क्लोराइड शिफ्ट। तो हमारे शरीर में क्लोराइड आयन के परिवहन में गड़बड़ी के कारण ये होता है, वो जीन खराब कर देता है जो क्लोराइड शिफ्ट चलाता है, और इससे सोडियम और क्लोरीन के जो पंप होता है उसमें गड़बड़ होती है, और इससे हम जो बच्चा पैदा होता है उसके शरीर में जो NaCl सोडियम क्लोराइड होता है उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। उसको चूमने पर भी जो पसीना होता है, अगर हम किसी ऐसे बच्चे को चूमेंगे तो हमारे होठों पे नमक नमक का स्वाद आएगा, ये इसको पहचानने का लक्षण होता है। और इसमें बच्चे के फेफड़ों में मोटी श्लेष्म जम जाती है, थिक म्यूकस जम जाता है, और वो उसके श्वसन नलियों में जम जाता है, जिससे द्वितीयक संक्रमण हो जाते हैं, उसमें जीवाणु और ये सब आके लग जाते हैं, ठीक है। और इसका इलाज है प्रतिजैविक, माने एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं और मालिश वालिश की जाती है फिजियोथेरेपी से। उससे ऐसे उपचार करने से उस बच्चे की जो आयु है वो 5 साल से 25 साल तक बढ़ सकती है, ठीक है, इतनी हम वृद्धि कर सकते हैं। और इसमें श्लेष्मा का बहुत ज़्यादा जमाव हो जाता है, इसमें उसका हृदय घात भी हो सकता है बच्चे का, यकृत पर सूजन भी आ सकती है जिसको लिवर सिरोसिस कहते हैं। इसमें बाइल, जो आपने पढ़ा है ना, बाइल के उत्पादन में भी गड़बड़ हो सकती है। और जो पुरुषों में जो वासा डिफरेंशिया होती है जिससे वृषण जुड़ा रहता है वो सिकुड़ जाती है, उसमें एट्रोपी हो जाती है। और इसमें अग्नाशय माने पैनक्रियास और यकृत, इनके कार्यों में भी गड़बड़ उत्पन्न हो सकती है। इस रोग को पुटीय रेशमयता इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका जो अग्नाशय होता है, पैनक्रियास होता है, उसमें रेशेदार पुटिकाएं बन जाती हैं, शिस्ट बन जाती हैं, गांठें बन जाती हैं, इसलिए इसका नाम रेशमीय पुटीय रेशमयता पड़ा। गुणसूत्र कौन से, जीन कौन से गुणसूत्र पर होता है, 7वें गुणसूत्र पर, ठीक है। तो बेटा ये था आपका क्या, अप्रभावी ऑटोसोमल जीन उत्परिवर्तन के द्वारा होने वाले मानव रोग। अब इसमें एक प्रश्न बस चलते चलते हम करेंगे, और वो प्रश्न ये है, प्रश्न हम किस पर करेंगे, हस्याकार रुधिराणु अनीमिया पर। तो इसमें प्रश्न है, एक
हसियाकार रुधिराणु एनीमिया से ग्रसित, हसियाकार रुधिराणु एनीमिया से ग्रसित बच्चे के माता पिता को यह रोग नहीं था, नहीं था। कैसे, ये आपको बताना है। तो जो बच्चा है, मैंने आपको हमेशा बताया बच्चा क्या है, रोगी, और रोगी कैसा है, हसियाकार रुधिराणु एनीमिया से ग्रसित है। तो हसियाकार रुधिराणु एनीमिया कैसा है, ऑटोसोमल अप्रभावी जीन उत्परिवर्तन, और रोगी खाली वो एक ही हालत में हो सकता है, माने छोटा ए, ये बच्चा है ना, और ये हैं इसके पिता और ये हैं बच्चे के माता। तो बेटा बच्चे के पास दो छोटे ए कब होंगे, जब एक छोटा ए कम से कम माता के पास से आएगा और एक छोटा ए कम से कम पिता के पास से आएगा, हाँ या ना। लेकिन माता पिता दोनों रोगी नहीं हैं, तो माने क्या होंगे, वाहक। तो यहां पर आप ऐसे लिख देंगे और ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। समझ में आया समझ में। तो ये थे आपके अप्रभावी ऑटोसोमल जीन उत्परिवर्तन से होने वाले मानव रोग। हमने कल वाली कक्षा में प्रभावी ऑटोसोमल पढ़े थे, आज हमने अप्रभावी ऑटोसोमल पढ़ दिए। अब कल हम मिलेंगे इसी समय पर और हम पढ़ेंगे लिंग संलग्न जीन उत्परिवर्तन, एक्स संलग्न और वाई संलग्न, और उस पर प्रश्न करेंगे। ठीक है, वो प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, 4-5 उदाहरण पढ़ेंगे। इसमें तो हमने एक एक पढ़ लिया, लेकिन कल वाली क्लास में एक्स संलग्न और वाई संलग्न से संबंधित 5 उदाहरण हम पढ़ेंगे। तो बेटा इसी के साथ आपका दिन शुभ रहे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई, ताकि आपका नीट में चयन हो जाए। तो आपका दिन बहुत अच्छा रहे। ठीक है, धन्यवाद।